हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र सिंह। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। तो मैं आपके लिए लेके आता हूँ करंट अफेयर आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो आज दिन भर में आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी इवेंट्स और कौन कौन सी ऐसी खबरें रहीं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण, मैं उन्हें डिस्कस करता हूं। तो उनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको आज बता दूं, आज है आपका 12 जून 2020। तो 12 जून को मनाया जाता है, अगर हम डे की बात करें तो 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है, वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, ये तो हो गया आज का चाइल्ड लेबर। अब इसकी बात आती है थीम की कि आज के चाइल्ड लेबर की थीम क्या थी। तो आज के चाइल्ड लेबर की थीम थी कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर more than now, child labor now more than ever, more than ever। ठीक है, ये क्या थी? आज की थीम थी। अब जरा हम इसके बारे में जरा बात कर लें तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 जून को, और इसको मनाते हैं, इसके मनाने की घोषणा की थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा। कब की गई थी? 2002 में, यानी 2002 में ILO ने घोषणा की कि 12 जून को चिल्ड्रन की सेफ चाइल्ड करने की कारण अगर मैं आपसे डाटा डिस्कस करूं तो डाटा अगर मैं बताऊं तो 172 मिलियन बच्चे अभी भी चाइल्ड लेबर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसी को देखते हुए क्या किया गया है कि 12 जून को ILO ने बच्चों को प्रोटेक्ट, उन चाइल्डनेस को बचाने के लिए, उनका पोषण करने के लिए, उनको चाइल्ड लेबर से दूर रखने के लिए एक डे निश्चित किया, और इसके लिए समाज को आगाह करने, समाज को प्रेरित करने, उन्हें स्वयं प्रेरित होने के लिए यही घोषणा की गई कि 12 जून को चाइल्ड लेबर डे मनाया जाएगा। ठीक है, अगर हम और इसके बारे में बात करें तो ILO द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये UNO की एक सब संस्था है। ठीक है, अगर हम इसकी और बात करते हैं तो हमें कि इसमें इस वर्ष क्या था, कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, तो पूरे विश्व में बच्चों की भी स्थिति को प्रोटेक्ट रखना है। तो उसी के अकॉर्डिंग इस वर्ष की थीम ली गई है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द चाइल्ड लेबर नाउ, आज भी और मोर देन एवर, और उसके बाद भी, यानी आज जो पेंडेमिक का समय है उससे भी उसे बचाना ही है चिल्ड्रन, बच्चों को, और उसके बाद भी उन्हें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आज का आपका पहला करंट है। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने आज के दूसरे करंट पर। तो आज का हमारा दूसरा करंट है सहकार मित्र। सहकार मित्र क्या है बच्चों? सहकार मित्र के बारे में अगर हम बात करें ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। किसने शुरू किया है? ये प्रोग्राम शुरू किया है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। इसमें क्या करना है, इसमें होगा क्या, इसमें जो रूरल एरिया के युवा हैं उनको जोड़ना है, उनकी स्किल के अकॉर्डिंग, उनके जैसे मान लो कोई MBA वगैरह में कर रहा है तो उसको एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू इसमें जोड़ा जाएगा, और उसकी एक फेलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत उन कोई प्रोफेशनलों को क्या किया जाएगा, एक इंटर्नशिप दिया जाएगा, एक स्कीम दी जाएगी। ठीक है, इसमें होगा क्या, अगर हम बात करें तो सहकार मित्र है क्या? स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम। क्या है? स्कीम ऑन इंटर्नशिप
प्रोग्राम। ठीक है, क्या है, बच्चों को जो रूरल एरिया के हैं, किसान मंत्रालय, तो इसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर ने आज इसका क्या किया, कल उद्घाटन किया था, इसको शुभारंभ किया था। और इसमें क्या करना, युवाओं और प्रोफेशनलों को वेतन सहित इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू जोड़ा जाएगा। एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू जोड़ा जाएगा, इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, एक कोऑपरेटिव, जैसे कल मैंने आपको बताया था एफपीओ तैयार की गई हैं, किसानों के कल्याण के लिए किसान के उत्पादन संगठन बनाए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसका भी निर्माण किया गया है। और लोगों को जोड़ के और उनके अकॉर्डिंग योजनाएं बना के उनके स्किल के अकॉर्डिंग उन्हें क्या किया जाएगा, एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक अपनी आज की अगली करंट के ऊपर। तो हमारी आज की अगली करंट है रेलवे से संबंधित। रेलवे ने क्या किया है, तो आज रेलवे के लिए हम बात करते हैं। तो रेलवे ने जल प्रदूषण के आधार पर, किसके आधार पर, प्रोटेक्ट वाटर। ठीक है, प्रोटेक्ट वाटर, जैसे जल प्रदूषण का मतलब ये है कि कौन सा स्टेशन कितना एक दिन में जल को दूषित कर रहा है, वेस्टेज बना रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एक कलर्ड कैटेगरीज बनाई है स्टेशनों की, और वो कैटेगरीज आपकी कैसी है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, समझना। तो इसमें क्या है, रेलवे स्टेशनों को बांटा गया है, किसमें, जल प्रदूषण के आधार पर। अगर हम बात करें तो रेड कलर की श्रेणी के स्टेशन, रेड कैटेगरी के श्रेणी के स्टेशन वो स्टेशन होंगे जो एक दिन में 100 किलोलीटर पानी वेस्टेज करते हैं। ठीक है, एक दिन में कितना, अगर हम इसकी बात करें रेड कैटेगरी में क्या होगा, जो स्टेशन 100 किलोलीटर वाटर को वेस्टेज करते हैं वन डे पर डे, तो वो किस कैटेगरी के स्टेशन में आएंगे, रेड कैटेगरी के स्टेशन में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो स्टेशन पर डे 10 किलोलीटर पर डे वो पानी का वेस्टेज करते हैं, वो किस कैटेगरी में आएंगे, ऑरेंज नारंगी, और ये आपका रेड लाल, और ये आपका हरा। और जो स्टेशन 10 किलोलीटर से कम एक दिन में पानी से अधिक जल अपशिष्ट, और ये भी जल अपशिष्ट, और से कम जल अपशिष्ट, तो किस में आएंगे, तो ये ग्रीन कैटेगरी के रेलवे स्टेशन में आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले करंट की तरफ। तो हमारा अगला करंट है आपका, जैसे अब रेल की बात हो गई, अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे, NHAI की बात करेंगे। NHAI में क्या हुआ, तो NHAI देश का पहला ऐसा संगठन है जो पूर्णतः डिजिटल है। क्या हुआ है, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी प्राधिकरण। ठीक, तो ये क्या हुआ है, ये है पहला ऐसा संगठन है जो पूर्णतः कैसा हो गया है, डिजिटलीकृत हो गया है, पूरा कंप्यूटरीकृत हो गया है। कैसा हो गया है, डिजिटली कृत। ठीक है, पहला संगठन, फर्स्ट संगठन। अब इससे लाभ क्या होगा आपको, देखो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि इसके लाभ क्या हैं। लाभ की तरफ अगर हम जाएं, प्रॉफिट की तरफ हम जाएं, तो ये इको फ्रेंडली, किसके, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। एक इसमें रैपिडली किसी भी स्कीम को लॉन्च करने में, उसको लागू कोई भी योजना बनाने में और उसको तुरंत इम्प्लीमेंटेशन देने में तेजी आएगी। ठीक है, और इसके अलावा प्रबंधन में सहायता मिलेगी। एक सिंगल विंडो स्टोव जो सिस्टम तैयार किया गया, एकल खिड़की प्रणाली, उसको
इम्प्लीमेंट करने में आसानी रहेगी। ठीक, तो ये इसका डिजिटलीकरण का तेजी आएगी काम में, ये इसके क्या हैं, कुछ प्रॉफिट हैं। ठीक है, ये आपका आज का दूसरा करंट है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगली न्यूज़ की तरफ। तो हमारी अगली न्यूज़ है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, क्या है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्कीम आई फेलो। हमारी अगली क्या करंट है, आई फेलो। आई फेलो क्या हुई, आई फेलोज स्कीम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, किस द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आई फेलो स्कीम क्या है, इस पे चलते हैं। तो पहले तो ये किस विभाग ने, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। कहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हुई है लॉन्च आपकी मुंबई में। कहाँ पर हुई है, मुंबई में। अब इसमें है क्या, इसमें क्या कहा गया है, इसमें एक मॉड्यूलर तैयार किया गया है जो क्या करेगा, आई फॉलो है क्या, एक मॉड्यूलर है जो क्या करेगा, जो ये बताएगा कि डाटा एस्टिमेशन, फ्लड इंड्यूशन, वल्नरेबिलिटी, रिस्क डिसेमिनेशन मॉड्यूल और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यानी 7 कैटेगरीज बनाई गई हैं जो किसी भी आपदा की पहले से क्या बनाएगा, एक आगाह करेगा। और जो आपको रिस्क कवर की इसकी रिस्क है, जैसे आपको मैंने रिस्क बताया था, डाटा एसिमिलेशन यानी डाटा को संग्रह करेगा, फ्लड के बारे में इंड्यूशन, और आपकी वल्नरेबिलिटी, रिस्क और डिसेमिनेशन मॉड्यूल और डिसीजन सपोर्ट, ये 7 मॉड्यूलों पर काम करेगा। ठीक है, अब इसको बात ये करें कि ये मुंबई में, देखो ऐसा है कि हाइड्रो पावर अगर स्कीम की बात करें, अगर हाइड्रोलॉजी की स्कीम की बात करें, मौसम मॉड्यूल इनपुट की के आधार पर अगर हम बात करें तो क्या होता है कि बरसात में बहते हुए पानी के रुख बदलने की, जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है, कभी नदी का रास्ता बदल जाता है, तो ऐसी सिचुएशंस तैयार हो जाती हैं। तो इन प्रणालियों में एक इनपुट एक ऐसा तैयार हो जाए जो उनको पहले से ही सतर्क कर दे। समझ में आ रहा? तो ऐसी ही एक मॉड्यूल तैयार किया गया है, कहाँ पर, मुंबई के लिए, आई फॉलोज द्वारा। अब चूंकि ये मुंबई में इसलिए है क्योंकि मुंबई जो है एक आपका, ये समझ लो आइलैंड द्वीप है। आइलैंड द्वीप मतलब समंदर के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, समंदर किनारे बसा हुआ, तो उसके लिए बरसात में एक आपका क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिक मॉडल का उपयोग के द्वारा, कौन सा मॉडल, हाइड्रोलॉजिक मॉडल उपयोग के द्वारा समंदर में उठने वाली सारी, जैसे कभी फ्लड की, कभी सुनामी की, कभी तूफान की सिचुएशन से मुंबईयों करों को आगाह किया जा सके। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले करंट की तरफ। हमारा आज का अगला करंट है एजुकेशन से संबंधित। इंडिया रैंकिंग, इंडिया रैंकिंग, इसमें क्या किया गया है, इसमें HRDA मिनिस्ट्री ने क्या किया है, भारत के विद्यालयों, यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों की एक रैंक तैयार की है। तो उस रैंक में क्या बताया गया है, उसमें ये कहा गया है कि जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं, ठीक है, जैसे 3771 संस्थानों का विश्लेषण तैयार किया गया और उसके आधार पर एक रैंक, टॉप कॉलेजों की एक रैंक बताई गई है। तो उस रैंक में क्या बताया, उस रैंक में ये कहा गया है कि कौन सा इंस्टीट्यूट भारत का सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट है। अगर हम सारे मानकों में बेहतर माने तो सबसे पहली रैंक दी गई है IIT मद्रास को, IIT मद्रास फर्स्ट रैंक। ठीक है, क्या दी गई है इसे, मद्रास को फर्स्ट रैंक। दूसरा आपका IIT बंगलुरु सेकेंड रैंक। ठीक है, तीसरी आपकी IIT दिल्ली, कितनी दी गई है, थर्ड रैंक। ओवरऑल इंस्टीट्यूशन में सबसे बेहतर प्रदर्शन किसका है, IIT मद्रास का। ठीक है, अगर हम विश्वविद्यालय स्तर पर बात करें,
अगर हम विश्वविद्यालय स्तर पर बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु को पहली रैंक दी गई है। अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज के स्तर पर बात करें तो आईआईटी मद्रास को पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, विश्वविद्यालय स्तर की बात करें तो हम देखते हैं कि आई जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है यानी बंगलौर का है, उसे पहली रैंक, उसके बाद जेएनयू को रैंक दी गई है। उसके बाद अगर हम यूनिवर्सिटीज़ के तौर पर देखें, यूनिवर्सिटी केवल यूनिवर्सिटी के तौर पर देखें तो आई ऑफ साइंस बंगलौर और आपका जेएनयू सेकेंड रैंक और आपका बीएचयू थर्ड रैंक। ठीक है, ये आपकी रैंकिंग दी गई किसके, विश्वविद्यालय के स्तर पर। अगर हम प्रबंधन के स्तर पर देखें, मैनेजमेंट के स्तर पर देखें तो आईआईएम अहमदाबाद को फर्स्ट रैंक दी गई है, आईआईएम अहमदाबाद। अगर हम कॉलेज स्तर पर देखें तो मिरिंडा हाउस को फर्स्ट रैंक दी गई है। ठीक, अब आप ये कहेंगे कि इसका मापदंड क्या है, इसकी कैटेगरीज किस आधार पे किया गया है। तो कैटेगरीज की जो आपकी इसकी कैटेगरीज जो हैं वो एक एकेडमिक रेपुटेशन, एकेडमिक सिचुएशन, फैकल्टी रेशियो, इसके आधार पर ये क्या किया है, तैयार किया गई जाती है रैंक। और इस रैंकिंग को शुरुआत 2015 से की गई थी और उसका उद्देश्य ये है कि जिससे भारत के युवाओं को भारत के बेस्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशनों के बारे में जान सकें और उनके अनुसार अपनी रणनीति, अपने एडमिशन्स की प्राप्त कर सकें और उनका नॉलेज बढ़ सके। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने अगली न्यूज़ की तरफ। तो हमारा अगला न्यूज़ है अगला न्यूज़ हमारा इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो इन्वायरमेंट से संबंधित हमारा ये न्यूज़ है, गिरी से आया है, यानी हमारे जो लॉयन हैं, बब्बर शेर हैं, उनकी जनसंख्या इस वर्ष 674 पहुंच गई, यानी इंक्रीजमेंट आया है। ठीक है, पहले कितने थे वो 138 के लगभग थे, तो अब कितने हो गए 674। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, आज का करंट हुआ। और आज में जो महत्वपूर्ण न्यूज़ थी वो मैंने आपको के सामने एक्सप्लेन की। तो हमारा एक प्रोग्राम यूट्यूब पर आ रहा है और कल से वो आपकी क्लासेस यूट्यूब पर प्रारंभ हो जाएंगी, जो आपके पीटी ओरिएंटेड क्लास है ये, और आपको अपकमिंग यूपीपीसीएस और यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए आज के करंट का तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।